हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के 10 क्वेश्चंस पर। ठीक है, जल्दी जल्दी से आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करो, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के बारे में बताना। दो टाइप के ऑफर होते हैं, एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एक सेकंड होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग या पब्लिक ऑफर। तो फर्स्ट बोल रहे हैं A follow on public offer is the additional issuance of shares to investors by a company listed on a stock exchange। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को सेकेंड ऑफरिंग, सेकेंडरी ऑफरिंग भी बोलते हैं। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग को दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी ऑफरिंग भी इसको बोलते हैं। सेकेंडरी ऑफरिंग क्यों बोलते हैं? जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, जब कोई भी कंपनी पहली बार शेयर्स को इशू करती है, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और उसके बाद जब भी करेगी तो उसको बोल देंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कोई भी जो स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी लिस्टेड होती है, तो जब वो एडिशनल शेयर्स को दोबारा ऑफर करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। सेकेंड है इट इज़ मेड बाय अ कंपनी आफ्टर द इनिशियल पब्लिक ऑफर। बिल्कुल, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद ही मेनली जो है ये ऑफरिंग की जाती है। थर्ड है कंपनीज यूजुअली अनाउंस एफपीओज टू रेज इक्विटी और रिड्यूस डेट। बिल्कुल, इक्विटी को रेज करने के लिए मेनली, या तो इक्विटी को रेज करने के लिए या फिर डेट को रिड्यूस करने के लिए मेनली जो कंपनी है वो एफपीओज को अनाउंस करती हैं, या फिर जब उनको रिक्वायरमेंट होती है मनी की। ठीक है, तो ये सारे ही कारण हैं जिनके कारण मेनली ये करती हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में करेक्ट है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो तीनों ही हमारी इसके बारे में करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? सी। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन हो जाता है ये हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें बता रखा है, पूछना है, बता रखा है हमें कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में। सबसे पहले ग्रीन जॉब्स रेफर्स टू अ क्लास ऑफ जॉब्स दैट डायरेक्टली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इन्वायरमेंटल वेलफेयर। जो ग्रीन जॉब्स हैं वो ऐसी जॉब्स होती हैं जो मेनली पॉजिटिव इम्पैक्ट देती हैं प्लैनेट पे, और मेनली ओवरऑल इन्वायरमेंटल वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ग्रीन जॉब्स इन्हीं को कहा जाता है। सेकंड है द स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स। स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स लॉन्च किया गया था, यूनियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। ये क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव है। बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ये स्किल काउंसिल फॉर जो ग्रीन जॉब है, स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब है, यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। और ये कब लॉन्च किया था? यूनियन गवर्नमेंट ने 2015 में इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, 2015 में इन्होंने लॉन्च किया था, और मेनली ग्रीन जॉब्स को प्रमोट करने के लिए मेनली इन्होंने किया था। ठीक है, ताकि ऐसी मतलब ऐसी फील्ड में स्किल दी जाए लोगों को जो ग्रीन जॉब्स क्रिएट हो, मतलब वो ग्रीन जॉब्स में ज़्यादा उनका पोटेंशियल बढ़े। थर्ड है ग्रीन जॉब्स इनिशिएटिव। एक और इनिशिएटिव चल रहा है, कौन सा? ग्रीन जॉब्स इनिशिएटिव। ठीक है, एम्ड एट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स टू वर्क इन ग्रीन जॉब्स वाज लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। बोल रहे हैं कि ग्रीन जॉब इनिशिएटिव जो है ये भी मेनली इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटी देता है ग्रीन जॉब्स में काम करने के लिए। ये किसने लॉन्च किया है? बोल रहे हैं ये ILO और वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत स्टेटमेंट है। ये वर्ल्ड बैंक ने नहीं, देखो इसमें 4 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको लॉन्च किया। सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें एक इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस है, एक इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस है, एक क्या है? एक है UNEP, एक है UNEP, और चौथी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन। इन 4 बॉडीज़ ने मिलके मेनली इसको लॉन्च किया है, ग्रीन जॉब्स इनिशिएटिव को। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था? अभी नहीं लॉन्च किया, ये 2008 में लॉन्च किया था इन्होंने। कब? 2008 में इन्होंने लॉन्च किया था, ताकि बेटर प्लेसमेंट्स हो सके, ट्रेनिंग हो सके, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके इंडिविजुअल्स के लिए जो भी ग्रीन जॉब्स में काम करना चाहते हैं उनके लिए। तो ग्रीन जॉब इनिशिएटिव उनके लिए था। ठीक है, तो ये तीनों ही तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारी जो 2 स्टेटमेंट है वो क्या है? हमारी करेक्ट है। ठीक है, और जो आपको ये स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब दिख रही है ना, जो स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब है, ये क्या है? याद रखना, ये अलाइंड किससे है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन से। आपने सुना होगा ना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन,
उससे मेनली ये अलाइंड है, ठीक है, ये उससे अलाइंड है। और याद रखना इसको प्रमोट कौन कर रहे हैं, स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स को प्रमोट कौन कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया का इनिशिएटिव है तो इसको कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, किसके साथ मिलके, कॉन्फेडरेशन फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये दोनों मिलके इसको मेनली क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो इनको मेनली प्रमोट कौन कर रहा है और ये मेनली अलाइंड किससे है, मेनली किसके साथ ये मेनली अलाइंड है, ठीक है, तो वो नेशनल स्किल जो डेवलपमेंट मिशन है उसके साथ ये अलाइंड है मेनली, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताता है, हमें बता रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले है कि वार्मिंग और कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस डिपेंड ऑन बैलेंस बिटवीन हाउ मच सोलर रेडिएशन द प्लैनेट इज एब्जॉर्बिंग एंड हाउ मच इट इज़ रेडिएटिंग अवे। बोल रहे हैं कि अर्थ की सरफेस का वार्म होना या कूल होना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारी जो सोलर रेडिएशन है प्लैनेट पे वो कितनी एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी रेडिएट अवे हो रही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग मेनली उसी पे डिपेंड करती है, अर्थ कितनी गर्म हो रही है कितनी ठंडी हो रही है मेनली उसी पे डिपेंड करती है। सेकंड है क्लोजर वन इज टू दी पोल्स, जितने क्लोजर वन होंगे पोल से फास्टर द रेट ऑफ चेंज इन डे लाइट इज, बिल्कुल उतना ही फास्टर रेट ऑफ चेंज होगा किसमें, डे लाइट में। ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। थर्ड है फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए जो रेट ऑफ चेंज है डे लाइट में बोल रहे हैं कि वो स्लोएस्ट होता है इक्विनॉक्स पे और फास्टेस्ट होता है सोलिस्टिस पे। ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या दे रखी है, अपोजिट दे रखी है। किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे जो डे लाइट का जो रेट ऑफ चेंज है वो स्लोएस्ट कहाँ पे होता है, वो स्लोएस्ट होता है सोलिस्टिस पे, और वो जो फास्टेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है, इक्विनॉक्सिस पे। कहाँ पे होता है, इक्विनॉक्सिस पे वो फास्टेस्ट होता है। जैसे कि इक्विनॉक्स कब होते हैं, मिड मार्च और मिड सितंबर में। कब होते हैं, मार्च और सितंबर में मेनली इक्विनॉक्सिस होते हैं, और सोलिस्टिस मेनली कब होते हैं, ये होती हैं दिसंबर में, या तो बिल्कुल सर्दियों में या बिल्कुल गर्मियों में, जैसे कि या तो दिसंबर में या फिर जून में, ठीक है। तो ये होते हैं मेनली सोलिस्टिस। तो बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट दे रखी है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। फोर्थ है जनरली लैंड मासेज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर टेंड टू हैव फीवर वेरी एक्सट्रीम टेम्परेचर देन लैंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसके पास बहुत, पहली बात तो बहुत कम लैंड है और बहुत ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो कि वहाँ पे लैंड कम है, लैंड मास वहाँ पे कम है, और वहाँ पे एक्सट्रीम जो टेम्परेचर इवेंट्स हैं वो भी कम होते हैं लैंड पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा वेरी एक्सट्रीम टेम्परेचर इवेंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट कितनी है। तो हमारी कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2 एंड 3, 3 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाता है, सी, ठीक है, आंसर क्या हो जाता है, सी। तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लॉ रिगार्डिंग अबॉर्शन इन इंडिया। मतलब अबॉर्शन के रिगार्डिंग जो लॉ बने हुए हैं उसके बारे में बताना है। सबसे पहले द अबॉर्शन वर नेवर क्रिमिनलाइज्ड अंडर आईपीसी। तो देखो भाई, सबसे पहले जो एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया है वो आया 1971 में। कब आया है, एमटीपी एक्ट हमारा 1971 में आया। उससे पहले जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी था या एबॉर्शन थे वो क्या थे, वो क्रिमिनलाइज्ड थे, इलीगली थे, ठीक है। तो ये नहीं था कि कभी भी क्रिमिनलाइज नहीं थे, 1971 से पहले क्रिमिनलाइज ही थे। ये तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। सेकंड है एट प्रेजेंट द लॉ अलाउज अबॉर्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 वीक्स विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम द मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें आपको पता होगा कि फर्स्ट 20 वीक्स अगर हैं, अगर फर्स्ट 20 हैं तो देखो, अगर 20 वीक्स का है तो आपको एक डॉक्टर का वो चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन क्यों जाएगा। 20 वीक्स का है तो आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का अप्रूवल चाहिए। अगर 20 से लेके 24 वीक्स के बीच में कोई है तो उनको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का चाहिए। अगर 24 वीक्स से ज़्यादा है तो उसको कितने चाहिए, 3 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या 3 मेडिकल बोर्ड, मतलब 3 पर्सन का मेडिकल बोर्ड बोलेगा वो, मतलब वो बैठेगा और वो डायग्नोसिस करेगा और फिर फाइनल डिसीजन कौन करेंगे, जज करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थर्ड हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर कोई फिटल एनोमली होती है तो 24 वीक्स के बाद का अगर टाइम है तो 3 डॉक्टर बैठेंगे, और अगर 20 से 24 वीक्स है तो 2 डॉक्टर बैठेंगे, और अगर 20 से वो है तो 1 डॉक्टर बैठेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो एबॉर्शन क्या थे, इलीगल भी थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट। तो हमें करेक्ट ही बतानी है, तो करेक्ट तो केवल एक ही स्टेटमेंट है इसमें, ठीक है।
तो अभी मैंने बताया कि आपको जो एमटीपी एक्ट था वो आया था 1971 में। कब आया था? 1971 में। लेकिन 2021 में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। 2021 में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। सबसे पहले जो एमटीपी एक्ट 1971 था वो केवल जो मैरिड वीमेन थी उनके लिए एप्लीकेबल था, ठीक है, 1971 का। लेकिन जो अमेंडमेंट किया 2021 में वो अनमैरिड वीमेन भी उसमें कवर कर गई हैं। मैरिड और अनमैरिड दोनों ही कवर कर दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होते हैं तो एमटीपी कौन करवा सकता है? तो एबॉर्शन जो है वो मैरिड वीमेन भी करवा सकती हैं अभी, और अनमैरिड वीमेन भी करा सकती हैं। दूसरी चीज़, जेस्टेशनल एज लिमिट कितनी है? सबसे पहले जितने भी इंडिकेटर्स थे सबको मिला के 20 वीक्स तक ही आप जो थे वो एमटीपी करवा सकते थे। अब कब तक करवा सकते हो? 24 वीक्स तक करवा सकते हो। 24 वीक्स के बियॉन्ड भी करवा सकते हो अगर सब्सटेंशियल फीटल एनोमलीज हैं तो, ठीक है। 24 वीक्स के बाद भी करवा सकते हो। और 24 वीक्स तक कौन करवा सकते हैं? जो रेप सर्वाइवर्स हैं वो तो करवा ही सकते हैं, ठीक है। फिर है कि कितने आपको एमटीपी के लिए कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर से मतलब ये कंसल्टेशन या उनका डायग्नोसिस जरूरी है, ठीक है। पहले कितना था? आपको एक चाहिए था 12 वीक्स तक, और उसके बाद अगर था तो 2 चाहिए थे हमें 20 वीक्स तक। लेकिन अब क्या कर दिया? अभी मैंने बताया अगर 20 वीक्स तक है तो एक हमें मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की रिक्वायर्ड है, मतलब डायग्नोसिस। अगर 20 से 24 वीक्स हैं तो 2 की हमें रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद है, अगर 24 वीक्स के बाद है तो एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा, 3 पर्सन का मेडिकल बोर्ड बैठेगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था अगर वुमेन कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया जाता है तो पहले अगर कोई अगर वुमेन की आइडेंटिटी को पता था तो उसको 1000 रुपये फाइन लगता था। लेकिन अब कितना है? फाइन तो लगेगा ही, साथ में 1 साल की सजा भी होगी अगर कोई विमेन की कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करता है तो, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं किस पे? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हमें बताना है किसके बारे में? एंटीबायोटिक्स के बारे में। किसके बारे में? एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स वर्क्स बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन ऑन बैक्टीरिया देन एंटरिंग टू किल इट फ्रॉम इनसाइड। बिल्कुल, एंटीबायोटिक कैसे काम करती हैं? सबसे पहले वो किसी स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन से बाइंड करती हैं बैक्टीरिया पे और फिर उसके अंदर एंटर करती हैं और फिर उसको इनसाइड से मारती हैं। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, एंटीबायोटिक्स ऐसे ही काम करती हैं। सेकंड है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अकर्स व्हेन बैक्टीरिया इवॉल्व टू इवेड एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कब होता है? जब उस बैक्टीरिया पे उन एंटीबायोटिक्स का फर्क ही नहीं पड़ता है या वो उससे मतलब सीख जाता है उसके साथ रहना। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड भी। थर्ड है ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द बिगेस्ट ड्राइवर्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बिल्कुल, अगर हम उसका ओवर यूज करते हैं, एंटीबायोटिक का मिस यूज करते हैं तो ये बिगेस्ट ड्राइवर्स हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कोज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। तो हमें बतानी है करेक्ट। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी सही है। किसके बारे में? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें बताना है प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले है कि हमारा ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड प्लेट टेक्टोनिक्स इज कन्वेक्शन इन द मेंटल। देखो हमारे, आपको पता होगा जो ऊपर की लेयर है लिथोस्फेयर और मेंटल की अपर लेयर है, उसको मिला के एक लेयर बनती है, ठीक है। उससे बनती है हमारी प्लेट्स, ठीक है। उससे बनती है हमारी प्लेट्स। और जो प्लेट्स बनती है ना, मतलब मेंटल की अपर लेयर और जो हमारी क्रस्ट की जो लेयर है उसको मिला के हमारी जो ये प्लेट्स बनती हैं, ठीक है, उसको मिला के प्लेट्स बनती हैं। और ये प्लेट्स का, इन प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है क्योंकि जो नीचे मेंटल है उसमें जो फ्लूइड्स हैं वो क्या होते हैं? मूव होते रहते हैं, जिसके कारण ये प्लेट्स हैं इनका भी मूवमेंट होता रहता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी जो है सही दे रखी है कि मेनली मेंटल में कन्वेक्शन के कारण जो है वो प्लेट्स में हमारा मूवमेंट होता है। ये स्टेटमेंट क्या हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकेंड हमारी स्टेटमेंट क्या है? एट ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉट डिस्ट्रॉयड एज प्लेट स्लाइड हॉरिजेंटली पास्ट ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में ना तो क्रस्ट प्रोड्यूस होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। आप सभी को पता होगा 2-3 टाइप की होती है। एक आपने सुना होगा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या हो जाती है? जो क्रस्ट होती है वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक होती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इसमें मेनली क्या होती है? क्रस्ट बनती है, ठीक है। एक होती है हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, उसमें क्या होती है? ना क्रस्ट प्रोड्यूस होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे को स्लाइड पास्ट करती हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है। थर्ड है द मिड एटलांटिक रिज आर गुड एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो ये बोले कि देखो कोई भी मिड एटलांटिक रिज, जो मिड एटलांटिक रिज बनते, जो रिजेस बनते हैं ना,
मिड ओशियनिक रिज, ओशन के बीच में जो रिज बनते हैं वो मेनली किसके एग्जाम्पल होते हैं, वो डाइवर्जेंट बाउंड्री के एग्जाम्पल होते हैं। किसके होते हैं, वो डाइवर्जेंट बाउंड्री के एग्जाम्पल होते हैं, याद रखना वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट तो केवल 2 ही स्टेटमेंट है इसकी। ये समझ में आया कैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो मेनली जो डाइवर्जेंट मतलब बाउंड्री होती है कहाँ पे, जो मिड ओशियनिक रीज होती है वहाँ पे, ठीक है। तो मिड एटलांटिक रीज मेनली किसका एग्जाम्पल, एक डाइवर्जेंट बाउंड्री का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देखो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, मिड ओशियनिक रिज के बारे में, मिड एटलांटिक रिज के बारे में पढ़ रहे थे मेनली। तो लेकिन हम देख लेते हैं मिड ओशियनिक रिज मतलब ओशन में ही है वैसे तो, ठीक है। तो ये मिड एटलांटिक रिज मिड ओशियनिक रिज का एक पार्ट है। इसमें मेनली मिड, जब भी मिड ओशियनिक रिज बनती है तो इसमें जो 2 प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से अवे मूव करती है, मतलब दोनों में क्या होती है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, ठीक है। इस प्रोसेस को और क्या कहते हैं, जब एक दूसरे से प्लेट दूर मूव करती है तो इसको बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसको क्या बोलते हैं, सी फ्लोर वहाँ पे स्प्रेड करता है और वहाँ पे एक नया सी फ्लोर बन जाता है, ठीक है। ओशन बेसिन्स बन जाती हैं इस ब्रेकअप से, जब जैसे ही ये प्लेट्स टूटती हैं, मूवमेंट ऑफ प्लेट होता है तो इससे क्या हो जाते हैं, ओशन में बेसिन्स बन जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, थिक जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सब्जेक्ट होती है, हीट फ्लो होता है उसमें से, अर्थ के इंटीरियर से मेनली क्या होता है, हीट फ्लो होता है, ठीक है। और जब वार्म मेंटल एक्सपेंड करती है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो डोम हो जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है और रिफ्ट वैली वहाँ पे बन जाती है, ठीक है। ये ही मेन चीज़ है, मतलब मेनली जो चीज़ है जिससे मिड ओशियनिक रिज जो है वो बनती है, ठीक है। ओशियनिक रिज पे क्या हो जाता है, नया लिथोस्फेयर बनता है। मैंने अभी बताया डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे क्या होती है, नई क्रस्ट बनती है, तो नया लिथोस्फेयर बनता है ओशियनिक रिज पे और वो राइज कर जाता है, ठीक है। और ये जो ये साइमल्टेनियसली जो है ओल्ड लिथोस्फेरिक जो है वो दोबारा मेंटल में चली जाती हैं, सबडक्ट हो जाती हैं ओशियनिक ट्रेंचेस में, ठीक है। ये जैसे कि ये 2 प्लेट हैं, इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे नई क्रस्ट बनती रहेगी और इधर से ये नीचे जाती रहेंगी, ठीक है। तो ये इधर से जो ये प्लेट है ये नीचे जाती रहेंगी मेंटल में और ये यहाँ पे नई बनती रहेगी, तो इसको बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेड यहाँ पे होता रहता है, ठीक है। तो स्प्रेडिंग रेट जो है वो मिड ओशन रिज का मे बी कितना हो सकता है कि 2 से 3 सेंटीमीटर पर ईयर जो है वो मिड ओशियनिक जो स्प्रेडिंग रेट हो सकता है मिड ओशियनिक रिज का, ठीक है। और एक जो मिड ओशियनिक रिज है उसमें स्टीपर होता है, मोर इरेगुलर टोपोग्राफी होती है इसकी, ठीक है। याद रखना, न्यू से याद रखना ये चीज़, मिड ओशियनिक रिज हैज, 1 मिनट, लो स्प्रेडिंग रेट के कारण ए मिड ओशियनिक रिज हैज अ स्टीपर एंड मोर इरेगुलर टोपोग्राफी एज अ रिजल्ट ऑफ लो स्प्रेडिंग रेट, ठीक है। ये चीज़ भी है। ये आप देख रहे होगे, ये डायग्राम है जहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है ओशन के अंदर, ठीक है। ये हमारा एस्थेनोस्फेयर है, ठीक है। ये लिथोस्फेयर है, यहाँ पे नीचे क्या हो रही है, हमारे मेंटल के अंडर ये करंट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये करंट्स ऊपर मूव कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बन जाता है, एक रिफ्ट जोन बन जाता है। यहाँ पे है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री विद द स्प्रेडिंग सेंटर, ठीक है। यहाँ पे प्लेट्स क्या कर रही हैं, इधर उधर मूव कर रही हैं, ठीक है। ये बन जाती है मिड ओशियनिक रिज, इस तरीके से बनती है, ठीक है। जहाँ पे स्प्रेडिंग सेंटर का जोन होता है वहाँ पे मिड ओशियनिक क्रस्ट बनने लग जाती है। और ये क्वेश्चन मैं आपको करा क्यों रही थी, इन चीज़ों के कारण, ठीक है, जो मैं अभी बता रही हूँ। जो अटलांटिक ओशन है ना, वहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बताया कि मिड अटलांटिक रिज एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, वर्ल्ड फेमस रिज है ये, तो ये मिड ओशियनिक रिज का एक पार्ट है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो एक तो हमारी ये अटलांटिक ओशन में और भी बहुत सारी रीजेस हैं, और भी बहुत सारी रीजेस हैं, जैसे कि और बहुत सारे जो फेमस रीज हैं, जैसे कि अटलांटिक इंडियन रिज, ठीक है, साउथ स्कोटिया रिज, ठीक है, जेपियोला रिज, दी अमेरिका, ये भी एक रिज है, दी अमेरिका एंटार्क्टिक रिज, ठीक है, दिख रही है दी अमेरिका एंटार्क्टिक रिज, एस्ट्रिड रिज, ठीक है, एस्ट्रिड रिज, मेडेरा रिज, ये सारी रिजेस मेनली कहाँ पे हैं, ये सारी अटलांटिक ओशन में ही हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रहना चाहिए कि ये सारी रिजेस कहाँ पे हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्दर ये जो हमें आपको रिज दिख रही हैं, ठीक है, तो ये भी सारी रिजेस अटलांटिक ओशन में ही हैं। बेलम रिज, ठीक है, पैरानेबा रिज, एस्ट्रिड रिज, ठीक है, ब्लैक बहामा रिज, बैराकुडा रिज, ये सारी रिज एक बार देख लो इनको, ठीक है। हैटन रिज, न्यू फाउंडलैंड्स रिज, ये सारी ही रिजेस मेनली अटलांटिक ओशन में, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल अटलांटिक में ही मेनली रिजेस पाई जाती हैं, सारे ओशंस में है। ऐसे ही पैसिफिक ओशन में भी मेनली रिजेस पाई जाते हैं, और पैसिफिक ओशन की रिजेस कौन सी हैं, जो अभी लिखी हुई हैं हमारे सामने, ये सारी पैसिफिक ओशन की हैं। गैलापागोस रिज, कैरोलिन रिज, ठीक है, मैक्वेरिन रिज, ठीक है, नाजका रिज,
ठीक है, कोलोन रिज, क्रिसमस रिज बहुत फेमस है, ठीक है, हवाईयन रिज फेमस है, ठीक है, रोबे रिज काफ़ी फेमस है, ठीक है, इसके अलावा होंशू रिज, क्यूशू रिज, ये सारी रिज कहाँ पे हैं, पैसिफिक ओशन में, ध्यान रखना ये सारी पैसिफिक ओशन में है। तो अब आप सोच रहे होगे कि चलो हमने पैसिफिक की देख ली, अटलांटिक की देख ली, ठीक है, तो अब क्या इंडियन ओशन में भी रीजेस हैं? यस, इंडियन ओशन में भी रीज हैं। देखो ये सारे रीजेस जो हैं ये हमारे इंडियन ओशन की हैं, जैसे कि 90 ईस्ट रीज, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर रीज, सॉरी, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर रीज ये कहाँ पे है, ये भी इंडियन ओशन में है, ठीक है, चेन रीज, ठीक है, डेवी रीज, मुरे रीज, कार्लसबर्ग रीज, शेबा रीज, अटलांटिक इंडियन रीज, ठीक है, साउथ वेस्ट इंडियन रिज, मिड इंडियन रिज, ब्रोकन रिज, साउथ ईस्ट इंडियन रिज, हार्टोग रिज, ठीक है, ये सारे रिज कहाँ पे हैं, ये याद रखना, ये हमारी कहाँ पे हैं, ये हमारी इंडियन ओशन में है, ठीक है, ध्यान रखना इन सबको। वैसे तो लगभग के पीछे इंडियन लगा रहा है, लेकिन कुछ कुछ फेमस है, उनको याद रख लेना, ठीक है। गैलापोगस रिज एक नीचे रह गई है, गैलापोगस आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो ये आइलैंड इधर ही है, तो ये रिज भी मेनली इंडियन ओशन में ही है। तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, और एक चीज़ ध्यान रखना, अभी जो मैंने 2 मिनट पहले बोला ना वो फालतू का बोला था। गैलापोगस रेंज कहाँ पे थी, अभी हमने देखा था पैसिफिक ओशन में थी, ठीक है, याद रखना, कहीं आप सोच लो कि मैम तो गलत ही पढ़ाती हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने बस ऐसे देखने के लिए कि कौन सही गलत सोच रहा है। तो ये गैलापोगस रीज है, ये मेनली कहाँ पे है, पैसिफिक में है, ठीक है, इंडियन की मैंने आपको सारी बता दी हैं, तो यही हमारी रीजेस थी, ठीक है, तो मैंने रिज के बारे में आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है, ये ध्यान रखना आप। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें बताना है एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स के बारे में। देखो 2 टाइप की रॉक्स होते हैं, इग्निशियस रॉक्स है ना, जो प्राइमरी रॉक्स, अब की बार मेंस में भी पेपर आया था, ठीक है, कि प्राइमरी रॉक्स के फीचर्स बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, ठीक है, तो किसी को नहीं आता था, बच्चे आके बोल रहे हैं कि हमें क्या पता भाई प्राइमरी रॉक्स के क्या फीचर होते हैं, प्राइमरी रॉक्स किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना प्राइमरी रॉक्स को ही इग्निशियस रॉक्स भी बोलते हैं, और ये 2 टाइप की होती हैं, एक होती है एक्सट्रूसिव रॉक, एक होती है इंट्रूसिव रॉक्स। जैसे कि मान लो कि कोई भी वोल्केनो निकल रहा है, ठीक है, कोई भी वोल्केनो निकल रहा है, तो वोल्केनो से ये मान लो कि मैग्मा से ये बाहर निकल गया लावा, ठीक है, तो जो भी लावा बाहर निकल जाता है, जो भी लावा बाहर निकल जाता है, तो उससे जो रॉक्स बनती है वो होती है एक्सट्रूसिव। जो बाहर निकल के लावा से जो रॉक्स बनती है उनको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। और कुछ मैग्मा क्या हो जाता है, इस वेंट के अंदर ही कूल होता है, वो बाहर नहीं निकल पाता, अगर वो बाहर नहीं निकल पाता, जो अंदर ही रह जाता है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव, तो उससे जो रॉक बनती है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, ठीक है, ध्यान रखना इनको। तो सबसे पहले है बोल रखा हमें द एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फाइन ग्रेन्ड एंड वेयरएज इंट्रूसिव रॉक्स कोर्स ग्रेन्ड होते हैं। बिल्कुल जो बाहर जो एक्सट्रूसिव रॉक्स होती है ना वो फाइन ग्रेन्ड होती हैं, और जबकि जो इंट्रूसिव रॉक्स होती है वो कोर्स ग्रेन्ड होती है, क्योंकि जो एक्सट्रूसिव रॉक होते हैं जैसे ही लावा बाहर आता है उसको मतलब एक हवा के साथ उसका इंटरफेरेंस होता है और जल्दी ही वो क्या हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, फाइन ग्रेन्ड हो जाता है। लेकिन जो इंट्रूसिव रॉक है वहाँ पे एयर का उतना ज़्यादा पहुँच नहीं पाती है, वहाँ पे कूल होने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए उनका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो क्या हो जाता है, कोर्स ग्रेन हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकंड, एक्सट्रूसिव रॉक्स फॉर्म ओवर ए मच लॉन्गर ड्यूरेशन। तो देखो अगर इसको कूल होने में टाइम लगेगा तो ज़्यादा टाइम जिसको कूल होने में लगेगा वही रॉक तो लेट बनेगी, तो इसका मतलब जो इंट्रूसिव रॉक है ना उनको ज़्यादा टाइम लगता है बनने में, तो वो लेट बनती है। तो एक्सट्रूसिव नहीं, इंट्रूसिव जो रॉक है वो लेट बनती है। तो इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म ओवर अ मच लॉन्गर टाइम कंपेयर टू एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है, एक्सट्रूसिव रॉक। तो ये दोनों उल्टा लिख रखा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है, तो हमारा आंसर क्या जाता है ए। समझ में आया एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक के बारे में। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताता है, वैल्यूएबल मिनरल्स इन इंडिया आर मोर लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद। देखो भाई वैसे तो जो मैक्सिमम मिनरल्स मिलते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, लेकिन जो इसका आंसर है वो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। मेटामॉर्फिक एंड इग्निशियस रॉक, मेनली जो धारवाड़ साइड में जो रॉक्स हैं वो मेनली क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। तो धारवाड़ साइड यहाँ पे जो रॉक मिलते हैं ना धारवाड़ वाले एरिया में, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूएबल मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, ये सारी चीज़ें होगी। तो वैल्यूएबल मिनरल्स की बात चल रही है, वो मिलते हैं हमारे धारवाड़ में। और जब अब वो धारवाड़ में मिलते हैं तो वो किस टाइप के हैं, वो मेटामॉर्फिक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो बी, ठीक है। तो वैल्यूएबल मिनरल्स जो है मोर लाइकली कहाँ पे मिलते हैं, हमारे धारवाड़ में मिलते हैं। धारवाड़ मेनली मेटामॉर्फिक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमारे ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में बताना कौन से हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पता ही होगा, ठीक है, कौन से ब्लॉक माउंटेन्स हैं। तो वोस्जिज माउंटेन्स, तो ये कहाँ पे, यूरोप में, तो बिल्कुल ये ब्लॉक माउंटेन का टाइप है। और सतपुड़ा माउंटेन्स आपको पता ही है, विंध्याचल एंड सतपुड़ा रेंजेस, ये भी हमारे ब्लॉक माउंटेन्स का ही टाइप है। और थर्ड है माउंट किलिमंजारो, तो ये सारे किसका है, ये वोल्केनिक माउंटेन्स है, यहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी से बनती है, ये ब्लॉक माउंटेन से नहीं बनते, ये मेनली किससे बनते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो पहले दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये देखो भाई, हमारे कौन कौन से मेजर जो ब्लॉक माउंटेन्स है वर्ल्ड के, वो कौन कौन से हैं। देखो आप, तो एक तो है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, आपने सुना भी होगा, ये ग्रेबन है, ठीक है। और राइन वैली आपने सुना होगा जर्मनी में, ये भी मेनली ब्लॉक माउंटेन से बनती है। वोस्जिज माउंटेन जो फ्रांस में, वो भी इससे बनते हैं। सिरा नेवाडा यूएसए में, ये भी ब्लॉक माउंटेन्स है। हार्ज माउंटेन जर्मनी में, ठीक है, ध्यान रखना, जर्मनी में कौन से, हार्ज माउंटेन, ये भी ब्लॉक माउंटेन्स है। तो ये सारे ही किसके एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। और विंध्याचल एंड सतपुड़ा आपने देख लिया, वो इंडिया में है, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना लद्दाख एक जो कोल्ड डेजर्ट है ग्रेट हिमालयाज में, तो वो किससे इनक्लोज्ड है। देखो आपको अगर माउंटेन्स की जो रेंजेस हैं वो याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है, मैं क्या बता सकती हूँ आपको, ठीक है। तो लद्दाख जो वो किस किस के बीच में, आपको पता होगा, वो कराकोरम उसके ऊपर है और जांस्कर जो है उसके साउथ में, ठीक है। तो ये मतलब कराकोरम इसके नॉर्थ में और जांस्कर इसके साउथ में, तो इससे बनती है मिली लद्दाख रेंज। ये तो भाई आपको शायद धुंधला धुंधला आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, बहुत ही, मेरे को भी धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, तो ये मत सोचना, बहुत साफ है, ठीक है। तो आपको ये दिख रही होगी यहाँ पे क्या, लद्दाख रेंज है, ठीक है, यहाँ पे लद्दाख रेंज है। तो ये उसके ऊपर जो है ना ये कराकोरम रेंज है, और उसके नीचे जो है ये जांस्कर रेंज है, ठीक है। तो ये बीच में जो है ना ये लद्दाख रेंज है। तो याद रखना, लद्दाख रेंज के नॉर्थ में कराकोरम है और साउथ में क्या है हमारी, ये जांस्कर रेंज है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो हमारा ये 5th क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। सो हेलो गाइज, शायद आपका जो टेस्ट है वो आज का कंप्लीट हो चुका होगा और आपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए होंगे, और सारे कंप्लीट करने के बाद ही आप यहाँ पे आए होंगे। तो क्या रहा आपका मतलब जो भी स्कोर रहा, क्या रहा, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो अपने जो भी आपका स्कोर रहा है। अगर आपका स्कोर जो है 5 से ऊपर रहा है, मतलब 5+ मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो यू आर इन अ वेरी गुड कंडीशन, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू यू। इसके अलावा अगर आपका 4 to 5 भी आ रहा है, तो एवरेज मार्क्स हैं सबके लगभग इतने ही रहेंगे, इसमें तो बहुत आपको कम अपने आप को आंकने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा लेकिन अगर आपका जो स्कोर है वो 4 से कम आ रहा है, तो फिर आपको थोड़ी सोचने की ज़रूरत है। आप थोड़ा अपनी जो स्टडीज़ है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और इस सीरीज़ के साथ इसी तरह जुड़े रहिए, और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो, ताकि इस चैनल की जो रीच है वो इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। और केवल ये मत सोचना कि ये जो चैनल है वो ये जो सीरीज़ है, सॉरी, ये जो सीरीज़ है ये केवल और केवल जो 2023 का या 2024 का दे रहे हैं उन्हीं के लिए। तो याद रखना, जो अब की बार का मीन्स भी दे रहे हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट इवेंट्स का रिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा मेंस में लिखने के लिए, ठीक है। तो जो 2023 में भी मेंस दे रहे हैं वो भी इस सीरीज़ के साथ रेगुलर बेसिस पे कनेक्टेड रहो, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं उनकी ताकि आपको पकड़ रहे, ठीक है। तो इसी नोट पे हम आज का जो लेक्चर है ये ख़त्म करते हैं। इस वीडियो के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करो, ताकि इस चैनल की जो रीच है वो इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। तो इसी नोट पर हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।